हेलो दोस्तों, रॉयल्स नर्सिंग एकेडमी आप सभी का पुनः स्वागत करती है। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर। आज हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह देखने वाले हैं। तो जब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो इनके आंसर विद रैशनल हम देखेंगे, ताकि ये टॉपिक अच्छे से और रिवाइज हो जाएगा। और चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसका इजीली आंसर कर पाएँ। तो सभी प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द मैन डज नॉट रेस्पॉन्ड व्हेन यू टैप हिज शोल्डर एंड शाउट। कि एक व्यक्ति जो है, जब आप चिल्लाए या फिर आप उसके शोल्डर्स को टैप किया तो वह रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जब आपने पूछा था उसको आर यू ओके, कि आप ठीक हैं, तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन है चेक द पल्स, आप पल्स चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर, या फिर आप सीपीआर देंगे, या आप उसको रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, या फिर नियर बाई हेल्प के लिए पुकारेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप्स पे क्वेश्चन बना के दिया है आपको। तो स्टेप्स, इसकी 6 स्टेप्स जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें फर्स्ट स्टेप आता है वेरीफाई द सीन एंड सेफ्टी। दूसरा स्टेप था चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस बाय टैपिंग शोल्डर। और तीसरा स्टेप था शाउट फॉर नियर बाई हेल्प और एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स। तो श्योर सी बात है कि शोल्डर टैप करने के बाद जो अपना थर्ड स्टेप आता है वो आता है शाउट फॉर नियर बाई हेल्प। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो शाउट फॉर नियर बाई हेल्प होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रह गया है। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेवरल रेस्क्यूअर्स रेस्पॉन्ड एंड यू आस्क देम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रिट्राइव द एईडी। कि जब आपने हेल्प के लिए पुकारा किसी को, इमरजेंसी एक्टिव रेस्पॉन्स के लिए जब आपने किसी को पुकारा, तो बहुत सारे रेस्क्यूअर ने रेस्पॉन्ड किया और आपने उनको इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट करने को कहा और एईडी लाने को कहा। एज यू चेक फॉर ए पल्स, आपने पल्स चेक किया, एंड ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग चेक किया। यू नोटिस, तो आपने नोटिस किया क्या? दैट द मैन इज गैस्पिंग फॉर एयर एंड मेकिंग स्नोरिंग साउंड। कि वह व्यक्ति सांस लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, कि एयर का वह भूखा है, मीन्स एयर की उसमें ऑक्सीजन की कमी है और वह सांस लेने की कोशिश कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है। बट यू डोंट फील ए पल्स, लेकिन आप पल्स फील नहीं कर पा रहे हैं। वाट इज़ योर नेक्स्ट एक्शन? आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हाई क्वालिटी सीपीआर बिगनिंग विद चेस्ट कंप्रेशन। कि आपको सीधा सीपीआर स्टार्ट कर देना है और वह भी स्टार्ट करना है चेस्ट कंप्रेशन के साथ। ऑप्शन बी है मॉनिटर द विक्टिम अनटिल एडिशनल मोर एक्सपीरियंस्ड हेल्प अराइव्स। या फिर पेशेंट को हम मॉनिटर ही करते रहेंगे जब तक कि कोई एडिशनल हेल्प नहीं आ जाती। ऑप्शन सी है प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीदिंग बाय डिलीवरिंग 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड। कि आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है जो कि 6 सेकंड में एक ब्रीथ होगी। ऑप्शन डी है फाइंड समवन टू हेल्प बाय रिट्राइविंग द नियरेस्ट एईडी। या फिर किसी को आपको एईडी लाने के लिए कहना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इमरजेंसी एक्टिवेट जो रेस्पॉन्स है वो आपने एक्टिवेट कर दिया है, आपने पल्स चेक कर ली है, ब्रीदिंग चेक कर ली है, लेकिन ब्रीदिंग प्रेजेंट है लेकिन पल्स फील नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर बिगनिंग विद द चेस्ट कंप्रेशन। क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है सीपीआर का, फोर्थ स्टेप की इमरजेंसी एक्टिव रेस्पॉन्स एक्टिवेट करने के बाद आपको पल्स चेक करना है। अगर वह नहीं आता है, पल्स एब्सेंट है, तो सीधा चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस टू ब्रीथ व्हेन प्रोवाइडिंग सीपीआर टू एन अडल्ट।
कि जब आप अडल्ट को सीपीआर दे रहे हैं तो चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो क्या रहेगा। तो हमने जब पढ़ा था कि चाहे अडल्ट में चाहे सिंगल रेस्क्यूअर हैं और चाहे डबल रेस्क्यूअर है, चाहे 2 रेस्क्यूअर हैं, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो हमेशा रहता है 30:2। तो यहाँ पे जैसे कि मतलब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 10 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ्स कि 10 कंप्रेशन देंगे 2 ब्रीथ देंगे। ऑप्शन बी कह रहा है 15 कंप्रेशन देंगे 2 ब्रीथ देंगे। ऑप्शन सी कह रहा है 30 कंप्रेशन देंगे 2 ब्रीथ देंगे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 100 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। तो 100 कंप्रेशन मतलब 100/2 रेशियो होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गया। 10:2 होता ही नहीं, ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली कट गया। 15:2 और 30:2 दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन अडल्ट में चाहे सिंगल रेस्क्यूअर है और चाहे डबल रेस्क्यूअर है हमेशा होता है 30:2। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेट एंड डेप्थ फॉर चेस्ट कंप्रेशंस ऑन एन अडल्ट। कि जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं एक अडल्ट में तो रेट क्या रहेगा और डेप्थ क्या रहेगा, मीन्स कितना पर मिनट हमें कंप्रेशन देने हैं और डेप्थ कितना रखना है, कितने सेंटीमीटर रखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको रेट ऑफ 60 to 80 कंप्रेशन पर मिनट एंड डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि 60 से 80 कंप्रेशन पर मिनट दिए जाते हैं, हमने ये पढ़ा है कि 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट देने हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है 80 से 100, तो 80 से 100 भी नहीं देते तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है आपको 120 से 140 कंप्रेशन देंगे, वो भी 6.4 सेंटीमीटर डेप्थ के साथ, मीन्स ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो सकता है। क्या हो सकता है कि 100 से 120 कंप्रेशन देने हैं पर मिनट और डेप्थ रखनी है अडल्ट में हमें 5 सेंटीमीटर, और यही इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट एक्शन शुड यू टेक व्हेन मोर रेस्क्यूअर अराइव। कि जब आपने सीपीआर स्टार्ट किया तब आप अकेले ही थे, लेकिन अब और रेस्क्यूअर आ चुके हैं आपकी हेल्प के लिए, तो अब आप क्या करोगे। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे असाइन टास्क टू अदर रेस्क्यूअर एंड रोटेट कंप्रेसर एवरी 2 मिनट्स और मोर फ्रिक्वेंटली इफ़ नीडेड टू अवॉइड फटीग। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि जो दूसरे रेस्क्यूअर आए हैं उनको आप असाइन कर दो टास्क, और हर कंप्रेसर जो भी होगा उसको हर 2 मिनट से रोटेट करना है, या फिर आपको लगे कि वो थक गए हैं तो रोटेट कर देना है। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कंटिन्यू सीपीआर वाइल एईडी इज अटैच्ड, कि जब तक एईडी अटैच नहीं किया जाता उस समय तक कंटिन्यू रखो। ऑप्शन सी कह रहा है आपसे वेट फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रेस्क्यूअर टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीम, कि इन जो भी रेस्क्यूअर आपकी हेल्प के लिए आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है उसके डायरेक्शन के लिए वेट करो। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है डायरेक्ट द टीम टू असाइन ए टीम लीडर एंड रोल वाई यू कंटिन्यू सीपीआर, कि आप वहाँ पे एक टीम लीडर बनाओ और सबको अपना अपना रोल दो। तो देखो कि जब भी हम सीपीआर देते हैं और जब एडिशनली जब रेस्क्यूअर आ जाते हैं तो हम सीपीआर डिसकंटिन्यू तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि हर 2 मिनट में जो रेस्क्यूअर हैं उनको हमें चेंज करना होता है, या फिर जब वो थक गए हैं तब हमें चेंज करना होता है, क्योंकि हाई क्वालिटी सीपीआर तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आप मुश्किल से 30 सेकंड हुए थे आप या 1 मिनट हुआ था कंप्रेशन देते हुए और लोग आ गए हैं तो आप उनको कंप्रेशन देने के लिए डायरेक्टली बोलेंगे नहीं। एक साइकिल कम से कम 2 मिनट कंटिन्यू चलना ही चाहिए, उसके बाद ही हमेशा जो कंप्रेसर है वो रोटेट होते हैं, नहीं तो सीपीआर इफ़ेक्टिव नहीं होगा, आप उस विक्टिम की लाइफ को सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू सस्पेक्ट दैट एन अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम हैज़ हेड और नेक ट्रॉमा, व्हाट इज़ द प्रीफर्ड मेथड फॉर ओपनिंग द एयरवे। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपने हेड या नेक ट्रॉमा सस्पेक्ट किया है कि इसके हो सकता है,
तो जब आप एयरवे ओपन करेंगे तो कौन सी टेक्निक यूज लेंगे? तो जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था कि अगर आप हेड और नेक ट्रॉमा सस्पेक्ट नहीं करते हैं तब तो आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन काम में लेनी है, और अगर आप नेक ट्रॉमा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको जा थ्रस्ट टेक्निक यूज में लेनी है। तो ऑप्शन पढ़ो, पहला हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, जबकि यहाँ पे नेक ट्रॉमा है तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन काम में नहीं लेंगे, यह ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जा थ्रस्ट हम काम में लेते हैं, ये राइट आंसर है। हालांकि थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, हेड टिल्ट नेक लिफ्ट, नहीं, हम चिन को लिफ्ट करते हैं ना कि नेक को, तो इसने ये ऑप्शन गलत दिया है। और चौथा ये कह रहा है कि अगर आप हेड और नेक ट्रॉमा सस्पेक्ट करते हैं तो अवॉइड ओपनिंग द एयरवे, कि आपको एयरवे ही ओपन नहीं करना है, नहीं, हमें एयरवे ओपन करना है, उसको ब्रीदिंग भी देनी है, लेकिन एयरवे हम अलग टेक्निक से ही ओपन करते हैं जिसका नाम है जा थ्रस्ट टेक्निक। तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए विक्टिम ऑफ कार्डियक अरेस्ट हैज़ एन इम्प्लांटेड पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर, कि जिस व्यक्ति को आप कार्डियक अरेस्ट हुआ है और सीपीआर देने वाले हैं उसको पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर लगा है, वाट स्पेशल स्टेप्स शुड यू टेक, तो स्पेशल स्टेप आप क्या लेंगे? अवॉइड प्लेसिंग द एईडी पैड डायरेक्टली ओवर द इम्प्लांटेड डिवाइस, कि आप एईडी पैड जो अटैच करेंगे वो डायरेक्टली उस पर अटैच नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है अवॉइड यूजिंग द एईडी टू प्रिवेंट डैमेज टू द इम्प्लांटेड डिवाइस। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि हम एईडी यूज ही नहीं करेंगे ताकि वो जो इम्प्लांटेड डिवाइस है उनको कोई नुकसान ना हो। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है टर्न ऑफ द इम्प्लांटेड डिवाइस बिफोर अप्लाइंग द एईडी। थर्ड ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि पेसमेकर और दो जो डिफिब्रिलेटर लगा है आप उनको पहले ऑफ करो, फिर एईडी लगाओ, फिर शॉक दो। और ऑप्शन 4 कह रहा है आपसे कंसिडर यूजिंग पीडियाट्रिक पैड टू डिक्रीज द शॉक डोज डिलीवर्ड। ऑप्शन 4 आपसे ये कह रहा है कि आप अडल्ट की बजाय पीडियाट्रिक जो एईडी पैड हैं वो यूज करो ताकि शॉक की अमाउंट कम हो जाएगी और पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर को कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखो, कल जब मैंने एईडी आपको पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था वहाँ पे कि एईडी हमेशा बेयर चेस्ट पे लगाएंगे और डायरेक्टली इम्प्लांट पे कभी भी नहीं लगाते हैं, ना ही हम उनकी साइज़ कम करते हैं। तो ऑप्शन सी और डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे यह भी है कि जो पेसमेकर और जो डिफिब्रिलेटर जो लगा है उनको हम कभी भी बंद नहीं करते हैं, बस हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो डायरेक्टली उन पर अटैच ना हो। तो सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। अवॉइड प्लेसिंग द एईडी ऑन इम्प्लांटेड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेप इज वन ऑफ द यूनिवर्सल स्टेप फॉर ऑपरेटिंग एन एईडी, कि जब हम एईडी ऑपरेट करते हैं तो ऐसी कौन सी स्टेप है जो कि यूनिवर्सल है, वो हमें फॉलो करनी ही करनी है और इसका ध्यान हमें कंपल्सरी रूप से रखना है। पहला है सेविंग द विक्टिम्स हेयरी चेस्ट, कि विक्टिम के हेयरी चेस्ट को हमें सेव करना है, बिल्कुल ये यूनिवर्सल स्टेप है। ऑप्शन बी प्लेसिंग द पैड ऑन द विक्टिम्स बेयर चेस्ट, कि जो हम एईडी पैड लगाएंगे वो बेयर चेस्ट पे लगाएंगे, मीन्स चेस्ट और एईडी पैड के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हेयर हो, क्लॉथ हो या कोई इम्प्लांटेड डिवाइस हो या कोई पैच हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, यह भी यूनिवर्सल स्टेप है। रिमूविंग द विक्टिम फ्रॉम वाटर, कि विक्टिम जो है, पेशेंट जो है, उसको वाटर से बाहर निकाल के ही एईडी पैड लगाएंगे, बिल्कुल ये बात भी सही है। फाइंडिंग द विक्टिम्स इम्प्लांटेड पेसमेकर, कि पेशेंट में कोई पेसमेकर इम्प्लांट तो नहीं है, यह हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल यह भी फाइंड आउट करना है। लेकिन इन सब में मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? देखो बात यह है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि विक्टिम के हेयरी चेस्ट को हमें सेव ही करना हो सकता है थोड़ा सा हम साइड में लगा सकते हैं उनको। तो इन सब में अगर प्रायोरिटी वाइज अगर देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रायोरिटाइज बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी राइट है।
प्लेसिंग द पैड्स ऑन द विक्टिम्स बेयर चेस्ट, कि एईडी पैड जब हम लगाएंगे तो बेयर चेस्ट पे लगाएंगे, चाहे आप उसको में सेव करके लगाओ, चाहे आप पानी को साफ करके लगाओ, बॉडी वेट ना हो उसको क्लीन करके लगाओ, लेकिन यूनिवर्सल स्टेप ये है कि उसको बेयर चेस्ट पे ही लगाना है, वो आप चाहे कोई भी टेक्निक यूज करके लगाओ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाट एक्शन शुड यू टेक वाहिल द एईडी इन इज एनालाइजिंग द हार्ट रिदम, कि जब एईडी हार्ट रिदम को एनालाइज कर रहा है उस समय आप क्या करोगे। तो कल जब एईडी पढ़ाया था, अगर आपने वह वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जब एईडी आ जाता है तो एईडी को ऑन करते हैं। नंबर 2 स्टेप है कि जो एईडी पैड्स हैं उनको अटैच करते हैं। नंबर 3 स्टेप है कि एईडी पैड्स को एईडी बॉक्स से अटैच करते हैं। और 4th स्टेप है कि एईडी को हम एनालाइज करने देते हैं हार्ट रिदम, और जब हार्ट रिदम एनालाइज करने देते हैं तो उस समय हम चेस्ट कंप्रेशन नहीं देते, मीन्स पेशेंट से दूर हट जाते हैं, उसको टच किए नहीं रहते, ताकि वो अच्छे से हार्ट रिदम को एनालाइज कर सके। तो देखो हमें पल्स चेक करनी है, नहीं पल्स चेक नहीं करनी, कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखने हैं। अगर चेस्ट कंप्रेशन आप कंटिन्यू रखोगे तो एईडी हार्ट रिदम को एनालाइज ही नहीं कर पाएगा। गिव रेस्क्यू ब्रीथ ओनली, आपको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं देना। स्टैंड क्लियर ऑफ विक्टिम, यस दिस इज द राइट आंसर। स्टैंड क्लियर ऑफ द विक्टिम, की विक्टिम से दूर रहना है ताकि एईडी अच्छे से हार्ट रिदम को एनालाइज कर सके। सो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए विक्टिम ऑफ कार्डियक अरेस्ट हैज़ एन इम्प्लांटेड पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर, व्हाट स्पेशल स्टेप शुड यू टेक। तो यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से पीछे आ चुका है, इसका आंसर हम दे चुके हैं कि अवॉइड प्लेसिंग द एईडी पैड डायरेक्टली ऑन इम्प्लांटेड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो of a 7-year-old child when 2 or more rescuers are present, कि एक 7 साल के बच्चे को आप सीपीआर दे रहे हैं और आप 2 या 2 से ज़्यादा रेस्क्यूअर हैं, तो क्या चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा। तो हमने पढ़ा है कि अडल्ट में चाहे सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे डबल रेस्क्यूअर हो, हमेशा 30:2 रखना है, जबकि चाइल्ड में और इन्फेंट में अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 30:2, जबकि 2 या 2 से ज़्यादा रेस्क्यूअर है इन्फेंट और चाइल्ड में तो हमेशा 15:2 रेशियो जो है वो हमें फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे 20:2 ब्रीथ, ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली कट गया क्योंकि ये गलत है, 20 कंप्रेशन कभी नहीं होता, या तो 15 होता है या 32 होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 15:1 ब्रीथ, ये भी ऑटोमेटिकली कट हो गया क्योंकि 1 ब्रीथ होता ही नहीं है। अब ऑप्शन बचे 2, 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ और 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। तो 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ मैंने बता दिया अडल्ट में देते हैं, चाहे वो सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे डबल रेस्क्यूअर हो। तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास में, ऑप्शन बचा बी 15:2। हमेशा चाइल्ड और इन्फेंट में जब 2 या 2 से ज़्यादा रेस्क्यूअर होते हैं तो 15:2 हम काम में लेते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर ए सिंगल रेस्क्यूअर ऑफ ए 3-year-old चाइल्ड, कि एक 3 साल का बच्चा है और रेस्क्यूअर सिंगल है, एक ही है, तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या रहेगा। तो अभी मैंने बताया कि सिंगल रेस्क्यूअर जब होता है चाइल्ड और इन्फेंट में तो 30:2 होता है, और जब डबल रेस्क्यूअर होते हैं या ज़्यादा रेस्क्यूअर होते हैं तो 15:2 होता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 30:2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द करेक्ट चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन इन्फेंट, कि इन्फेंट जो है वहाँ पे आपको क्या डेप्थ रखना है चेस्ट कंप्रेशन में।
तो जब हमने कल सीपीआर टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अडल्ट और चाइल्ड में आप एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखेंगे, जबकि इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर या फिर 1/3 ऑफ द फुल बॉडी पार्ट। तो देखो पढ़ो, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। नहीं, 2.5 सेंटीमीटर कभी डेप्थ नहीं रखते हम। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ डेप्थ और अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। यस, 4 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन इसको होल्ड कर लेते हैं। ऑप्शन बी अभी राइट हो सकता है। ऑप्शन सी एटलीस्ट 1/3 ऑफ डेप्थ, यहाँ तक ये सही है। अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, नहीं, 5 सेंटीमीटर हम चाइल्ड में रखते हैं। ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी एटलीस्ट 1/2 डेप्थ, तो हाफ डेप्थ तो हम अडल्ट में ही नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि ये 6.4 सेंटीमीटर कह रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट हुआ, एटलीस्ट 1/3 डेप्थ या अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर ए चाइल्ड। अब देखो, वहाँ पे इन्फेंट पूछा था, यहाँ पे चाइल्ड पूछा है, और मैंने वहाँ एक्सप्लेन भी किया था कि अडल्ट और चाइल्ड में आपको 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखनी है। तो आगे देखो, पहले ऑप्शन वो के वही हैं। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ बता रहा है, जो कि नहीं होती है, इन्फेंट में ही 4 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, नहीं। ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक, यस। ऑप्शन डी 7.6 सेंटीमीटर, और वो भी चाइल्ड में, बिल्कुल भी नहीं, ओनली 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि 1/3 डेप्थ या फिर 5 सेंटीमीटर डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, इफ़ ए मैनुअल डिफिब्रिलेटर इज नॉट अवेलेबल फॉर एन इन्फेंट विक्टिम विच एक्शन शुड यू टेक। कि आपके पास में एक मैनुअल डिफिब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है एक इन्फेंट को सीपीआर देने के लिए, तो आप क्या एक्शन लेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है परफॉर्म हाई क्वालिटी सीपीआर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यूज एन एईडी इक्विप्ड विद ए पीडियाट्रिक डोज एटेन्यूएटर। सी है कट द अडल्ट पैड टू फिट द इन्फेंट। चौथा कह रहा है वेट फॉर एडवांस्ड केयर टू अराइव। तो देखो, चेस्ट कंप्रेशन तो हो ही चुके, तभी तो हम डिफिब्रिलेटर पे आ गए। तो ऑप्शन ए तो ऑटोमेटिकली कट हो गया, परफॉर्म हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर दे के ही तो हम डिफिब्रिलेटर देते हैं। आपने पढ़ा CAB, पहले हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, फिर एयरवे ओपन करते हैं, फिर ब्रीदिंग देते हैं, और फिर हम डिफिब्रिलेटर पे आते हैं। जबकि ये कह रहा है हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर का मतलब है वो होता है हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एईडी इक्विप्ड विद ए पीडियाट्रिक डोज एनिवेटर, कि आप एईडी यूज कर सकते हैं जो कि पीडियाट्रिक डोज डिलीवर कर सके। ऑप्शन सी कह रहा है कट द अडल्ट पैड, नहीं, पैड को कभी कट नहीं करते हैं, और एडवांस केयर का कभी भी वेट नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, यूज द एईडी इक्विप्ड डोज एटेन्यूएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विक्टिम वुड यू नीड ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग। विच विक्टिम वुड नीड ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग, कि कौन से पेशेंट को ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है, मीन्स चेस्ट कंप्रेशन नहीं देने। तो पेशेंट कौन सा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने सिचुएशन दी है, एगोनल गैस्पिंग विद नो पल्स, कि ओनली वो गैस्प कर रहा है, वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, ब्रीदिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पल्स प्रेजेंट नहीं है। देखो, आप सीपीआर में क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टली चेस्ट कंप्रेशन जाएंगे। मीन्स ब्रीदिंग उसी पेशेंट को देनी है जिसमें पल्स प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि पल्स नहीं है। पल्स नहीं है तो मतलब आपको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग नहीं देना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वीक पल्स प्रेजेंट है और ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग है और वीक पल्स प्रेजेंट है, ब्रीदिंग है और वीक पल्स प्रेजेंट है, तो मीन्स यहाँ पे पल्स भी प्रेजेंट है और ब्रीदिंग भी प्रेजेंट है। तो सिर्फ आपको मॉनिटर करना है।
नो ब्रीदिंग एंड ए पल्स, ऑप्शन सी है कि पल्स है लेकिन नो ब्रीदिंग, लेकिन ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है नो ब्रीदिंग एंड नो पल्स। नो ब्रीदिंग और नो पल्स अगर होगा तो हमें सीपीआर देना है, वेंटिलेशन भी देना है और चेस्ट कंप्रेशन भी देना है। तो ब्रीदिंग ओनली उसी पेशेंट को दी जाती है जिसमें पल्स प्रेजेंट हो लेकिन ब्रीदिंग प्रेजेंट नहीं हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से? ऑप्शन सी है, जहाँ पे ब्रीदिंग नहीं है और पल्स है। मीन्स ब्रीदिंग जब नहीं होगी तो ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग दी जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड रेस्क्यू ब्रीथ बी गिवन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन व्हेन ए पल्स इज फेल्ट? कि जब पल्स आ रही है तो कितनी रेस्क्यू ब्रीथ हमें देनी होती है इन्फेंट और चाइल्ड में? तो जब सीपीआर का हमने जब डिटेल से पढ़ा था कल, तो इसमें बताया था कि अडल्ट में हर 6 सेकंड से एक रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, जबकि चाइल्ड और इन्फेंट में हर 2 से 3 सेकंड पे एक रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। तो ढूंढो इस ऑप्शन में 2 से 3 ब्रीथ पर सेकंड कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, जहाँ पे एक ब्रीथ हमें हर 2 से 3 सेकंड में देनी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 ब्रीथ एवरी 3 to 5 सेकंड, नहीं। 5 to 6 सेकंड, यह भी नहीं होगा। 8 से 10 सेकंड, यह भी नहीं। तो ऑप्शन ए इस यहाँ पे राइट होगा, 1 ब्रीथ एवरी 2 to 3 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एनकाउंटर एन अनरेस्पॉन्सिव 56-year-old वुमन हु हैज़ बीन टेकिंग हाइड्रोकोडोन फॉर पोस्ट सर्जिकल पेन। कि एक 56 ईयर की ओल्ड लेडी जो कि पोस्ट सर्जिकल पेन को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोकोडोन यूज कर रही थी। हाइड्रोकोडोन क्या होती है? एक ओपियोइड पेन मेडिकेशन है। शी इज़ नॉट ब्रीदिंग, वह ब्रीदिंग नहीं ले रही है। एंड हैज़ नो पल्स, और जब आपने पल्स चेक किया तो पल्स भी प्रेजेंट नहीं है। यू नोटिस, आपने नोटिस किया दैट हर मेडिकेशन बोतल इज एम्प्टी एंड सस्पेक्ट एन ओपियोइड एसोसिएटेड लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। आपने नोटिस किया कि उसकी मेडिकेशन बोतल खाली है और यह एक ओपियोइड एसोसिएटेड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी है। एक कलीग एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम एंड इज रिट्राइविंग द एईडी एंड नैलेक्सोन। आपके एक साथी ने इमरजेंसी टीम को बता दिया है एईडी लाने के लिए और नैलेक्सोन लाने के लिए। What is the most appropriate action for you to take next? आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा जो आप इसके लिए करना चाहेंगे? ऑप्शन ए है वेट फॉर द नैलेक्सोन टू अराइव बिफोर डूइंग एनीथिंग, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो नैलेक्सोन आने का वेट करेंगे। बिगिन सीपीआर स्टार्टिंग विद चेस्ट कंप्रेशन, या फिर आप सीधा चेस्ट कंप्रेशन से सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। प्रोवाइड 1 रेस्क्यू ब्रीथ एवरी 6 सेकंड अंटिल नैलेक्सोन अराइव, कि आप हर 6 सेकंड में एक रेस्क्यू ब्रीथ देंगे जब तक कि नैलेक्सोन नहीं आ जाता। प्रोवाइड रैपिड डिफिब्रिलेशन विद द एईडी, कि एईडी के साथ में आपको रैपिड डिफिब्रिलेशन देना है। तो देखो एईडी तो वहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली कट हो गया। और जब भी हम सीपीआर देते हैं तो CAB फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन्स चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। मीन्स आपको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, नॉट ब्रीदिंग। तो ऑप्शन सी भी ऑटोमेटिकली कट हो गया जो कि ब्रीदिंग देने के लिए कह रहा है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली कट हो गया क्योंकि हम ऐसे ही उस महिला को नहीं छोड़ सकते कि जब तक कि नैलेक्सोन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, कि आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है, सीधा सीपीआर स्टार्ट कर देना है चेस्ट कंप्रेशन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 53-year-old मैन कोलैप्स एंड बिकम अनरेस्पॉन्सिव। एक 53 साल का आदमी, 53 ईयर ओल्ड का आदमी कोलैप्स हो चुका है और अनरेस्पॉन्सिव हो चुका है। यू विटनेस हिज कोलैप्स, आपने उसको कोलैप्स हुए देखा है। एंड आर द फर्स्ट रेस्क्यूअर एट द सीन, और आप अकेले हैं, मीन्स फर्स्ट रेस्क्यूअर हैं, वहाँ पे अकेले हैं। वेयर द मैन इज लाइंग मोशनलेस ऑन द फ्लोर, जहाँ पर वह व्यक्ति बिना हिले डुले फ्लोर पर पड़ा था, वहाँ आप अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? विच इज़ द फर्स्ट एक्शन, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, कि आप इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करेंगे। स्टार्ट हाई क्वालिटी CPR बिगनिंग विथ चेस्ट कंप्रेशन, कि आप
हाई क्वालिटी सीपीआर स्टार्ट कर देंगे और सीधा स्टार्ट करेंगे चेस्ट कंप्रेशन से। ऑप्शन सी कह रहा है स्टार्ट प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ब्रीथ, कि आपको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ऑप्शन फोर्थ आपसे कह रहा है कि वेरीफाई द सीन सेफ फॉर यू एंड द विक्टिम, कि आप ये देखेंगे कि यह सीन आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं, कि आप सीन सेफ्टी देखेंगे पहले। तो देखो, जब हमने सीपीआर कल डिटेल से पढ़ा था तो सीपीआर की मैंने कुछ स्टेप्स बताई थी, और वो क्या थी। जब हमने सीपीआर पढ़ा था तो उस समय बताया था मैंने इसकी सारी स्टेप। पहली स्टेप जो आती है सीपीआर में वो आती है वेरीफाई द सीन सेफ, कि सीन जो है वो आपके लिए, वो पेशेंट के लिए सेफ़ है कि नहीं, वो जगह सेफ़ है कि नहीं जहां आप सीपीआर देने वाले हैं। नंबर 2 स्टेप आती है कि आप उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करें, उसके शोल्डर पे टैप करें या उसके सोल पे टैप करें। इन्फेंट है तो सोल टैप करते हैं। नंबर 3 स्टेप आता है कि आप इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करें, हेल्प के लिए पुकारें, शाउट फॉर हेल्प। ऑप्शन डी आता है चेक पल्स एंड ब्रीदिंग। उसके बाद आता है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। उसके बाद आता है एयरवे। उसके बाद आता है ब्रीदिंग। उसके बाद आता है डिफिब्रिलेटर। फर्स्ट ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, एक्टिवेट द इमरजेंसी टीम, कि इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट कर देना है। नहीं, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है सीपीआर का। स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन देने हैं आपको। नहीं, यह भी फर्स्ट स्टेप नहीं है। स्टार्ट प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग, नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कि जैसे ही आपने उसको देखा तो आप ये भी देखेंगे कि वह सीन आपके लिए सेफ़ है कि नहीं, उसको साइड लेके आएंगे। सेफ़ नहीं है तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लोकेशन डू मोस्ट आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट अक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हॉस्पिटल से बाहर जितने भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो मोस्टली कहाँ होते हैं। हॉस्पिटल से बाहर पूछ रहा है, कहाँ होते हैं। हेल्थ केयर क्लिनिक में होते हैं? नहीं, हेल्थ केयर क्लिनिक तो हॉस्पिटल ही है। घर में होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कि हॉस्पिटल से बाहर जो मोस्टली जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो घर पे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे सीपीआर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।